कमलेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। बहुत मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे बात हो रही है। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि जी। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, और पर उसी समय भारत का विभाजन भी हुआ, जी। और वो बहुत बड़ी त्रासदी थी, इतना बड़ा ट्रॉमा था। एक भारत के आज़ाद होने का एक तरह से औचित्य ही नहीं रहा। तो इस पूरे विभाजन को आप किस रूप में लेते हैं? ललित जी, देखिए, आज़ादी उसके लिए तो हम 150 वर्षों से लड़ रहे थे। इसलिए हमें पता था कि हमें ये आज़ादी जब भी मिलेगी तो इसका रूप क्या होगा, और हम उसी की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ जो विभाजन की त्रासदी आई, ये त्रासदी हम लोगों की सोची हुई त्रासदी नहीं थी। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की त्रासदी आ सकती है, लेकिन वो आई। और वो इतनी भयानक थी कि जिसने इस देश के मन और दिमाग को तो छोड़ दीजिए, धरती तक को हिला दिया। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि अगर किसी भी देश में कुछ बदलता था, परिवर्तित होता था, तो ठीक है, प्रधानमंत्री बदल जाते हों, राजा बदल जाते हों, महाराजा बदल जाते हों, लेकिन यहाँ तो प्रजा बदली। यानी मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दुखद, त्रासद और ट्रैजिक, यानी मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी दुर्घटना किसी मानवता के एक इतने बड़े अंश और इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के साथ हुई हो। कमलेश्वर जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि आज के दौर में, जी। इस समय के दौर में, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो एक वैमनस्य एक बार फिर से उभरा है, और इसके पूरे परिप्रेक्ष्य में जो हमारा भविष्य है, जो जी। हमारे जनतंत्र का भविष्य है, जी। उससे आप कितना आशान्वित हैं या कितना निराशावादी हैं? नहीं, मैं देखिए, आशान्वित और यानी उससे निराशा महसूस करना, ये दो अलग सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि भारत की पूरी जो संस्कृति है, ये सह अस्तित्व की संस्कृति है। ये जैसे कि मतलब जो आइडियाज़ आते हैं हंटिंगटन के, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, मैं समझता हूँ कि पौरवात्य के रूप में, प्राची के देश के रूप में, पूरब के देश के रूप में हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारी सभ्यता ने हमें उस तरह की सांसें दी हैं, जो सांसें कि तमाम तरह की विविधता की, वैरायटी के सह अस्तित्व को मंजूर करती। तो हमारा तो मतलब यह है कि इट इज़ नॉट द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इट इज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशंस। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये हो के रहेगा। समय इसलिए लग सकता है कि जो वैश्विक इंटरनेशनल स्थितियां हैं, वो स्थितियां थोड़ी सी भयानक हो गई हैं। ऐसे में भी अब मनुष्य को अपने प्यार, आपसदारी, समझदारी और आपस में साथ साथ रहने की जो भावना है, वो भी कहीं बहुत गहरे से विभाजन की रेखा के दोनों तरफ के देशों में पैदा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश्वर जी, पर क्या ये विभाजन अपरिहार्य था? ललित, मैं ये कहूँगा कि पार्टीशन, विभाजन कतई ज़रूरी नहीं था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। गांधी जी ने कहा भी था कि आप हमें छोड़ दीजिए, आप जाइए, जैसा कि आपने तय किया, बाकी हम कर लेंगे। जो कुछ अब करेंगे, हम भाइयों की तरह रहेंगे या हम अलग हो जाएंगे, ये हमारा फैसला होना चाहिए। लेकिन देखिए, वैसे ये कहा जाता है कि भाई अपनी सारी दिक्कतों और परेशानियों को और इतिहास की सारी इल्ज़ाम हमें अंग्रेज़ों पर या अंग्रेज़ी सत्ता पर नहीं लगाने चाहिए। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल पूरी तरह से जानता हूँ, सब कुछ देखने के बाद, पढ़ने के बाद, जानकारियाँ लेने के बाद, दस्तावेज़ों को देखने के बाद, कि ये अंग्रेज़ों ने बहुत सोच समझ के विभाजन किया था। उसकी वजह ये थी कि उस समय के लास्ट गवर्नर को हटा के यहाँ मतलब वायसराय को, लॉर्ड माउंटबेटन को ख़ास तौर से भेजा गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन के राजवंश के मतलब वंशज थे। और आप एक चीज़ सोच लीजिए, चर्चिल साहब, जो कि हिंदुस्तान को और गांधी जी को इतनी हिकारत की नज़र से देखते थे, तो कहते थे कि मैं उस नेकेड साधु से नहीं मिलना चाहता। तो मतलब ये कि ये हिकारत थी। और चलते समय जो ब्रीफिंग उन्होंने ली है माउंटबेटन ने, वो चर्चिल से ली थी। और तब वो यहाँ आए थे। वो तो इत्तेफाक से एटली साहब प्राइम मिनिस्टर हो गए थे ब्रिटेन के, तो उनके ऊपर चली गई बात
लेकिन सही बात यह है कि पर्दे के पीछे ये चर्चिल का डिसीजन था कि ये तुम्हें जाके करना है। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक साजिश थी जो की गई और जिसके नतीजों को हम और पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों आज तक भुगत रहे हैं। कमलेश्वर जी, आपने बताया कि ब्रितानी साम्राज्य ने किस तरह से षड्यंत्र किया और विभाजन हुआ जी। पर क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, उनकी राजनीति ने विभाजन को बढ़ावा नहीं दिया? मैं नहीं मानता ये बात, इसलिए कि अगर आप स्वतंत्रता संग्राम के पूरे इतिहास को देखें तो निश्चित रूप से पूरे भारत में जिस तरह से ये आंदोलन चला है आज़ादी का, चाहे उसे मतलब लीड किया हो गांधी जी ने, या उससे पहले तिलक जी ने, या उससे पहले गोखले ने, नरम दल के थे। गांधी जी एकदम नरम दल के थे, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग भी रहे, चाहे वो सरदार पटेल हों, नेहरू जी हों, मौलाना आज़ाद हों, या साथ साथ दूसरी तरफ जिन्ना साहब रहे हों, तो ख़ुद जिन्ना साहब कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। तो ख़ुद जिन्ना साहब मतलब कांग्रेस की सेकुलर पॉलिटिक्स को मानते थे और उसको लेके चल रहे थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको कि इस बातचीत में, इतनी छोटी बातचीत में स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र क्या था जो अंग्रेज़ों ने किया था। क्योंकि वो तय था कि ये इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने और ख़ास तौर से उपनिवेशवादी शक्तियों ने ये तय कर रखा था कि इतने बड़े देश को अगर इसके टुकड़े नहीं किए जाएंगे तो हमारे जो स्वार्थ इससे जुड़े हुए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से ये त्रासदी घटी, जिस तरह से इसका संतरास फैला, जिस तरह से लोग मारे गए, ये कालांतर में साहित्य में प्रतिबिंबित हुआ। तो इस पर एक साहित्यकार के तौर पर आप इसको किस तरह से रखेंगे? मैं समझता हूँ कि साहित्य में, चाहे वो हिंदी का साहित्य हो या उर्दू का हो या पंजाबी का हो, अंग्रेज़ी का हो, ख़ास तौर से जो उत्तर भारत की भाषाएं थीं, उनमें इसका बहुत ज़बरदस्त प्रतिफलन या इसकी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। चाहे वो पाकिस्तान के उर्दू लेखकों की रचनाएं हों या पंजाबी लेखकों की रचनाएं हों, चाहे सरहद के इस पार हिंदुस्तान के पंजाबी, हिंदी, उर्दू के लेखकों की रचनाएं हों, अगर आप उन्हें देखें, जिनमें से आप निश्चित रूप से अमृता प्रीतम के पिंजर को ले सकते हैं, डॉक्टर देव को ले सकते हैं, यशपाल जी के झूठा सच के बृहद 2 खंडों के उस बड़े इतिहास को ले सकते हैं, भीष्म साहनी के तमस को ले सकते हैं। तो इस तरह से इस तरफ भी बहुत लिखा गया, पंजाबी में बहुत लिखा गया। उधर भी अगर आप देखें तो अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें मौजूद है, इंतज़ार हुसैन का उपन्यास मौजूद है, इंतज़ार हुसैन की कहानियाँ मौजूद हैं। फिर मतलब उर्दू शायरी को आप ले लें तो आपको पता लगेगा कि फैज़ के बाद भी अहमद फराज ने भी मतलब किस तरह से लिखा और क्या खुद अपने को किस तरह अभिव्यक्त किया। तो उस रूप में मुझे लगता है कि साहित्य के ऊपर बहुत गहरा असर इस पार्टीशन का पड़ा है। आपकी स्वयं 3 रचनाएं हैं, 3 उपन्यास हैं, कितने पाकिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर और समुद्र में खोया हुआ आदमी। जी, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हमें बताइए। देखिए, कितने पाकिस्तान के तो शीर्षक से ही जाहिर है, और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है और संतोष भी है कि ये पाकिस्तान में जब छपा तो भी इसी टाइटल से छपा, यही शीर्षक है वहाँ भी। उन्होंने इसके ऊपर कहीं कोई वो नहीं किया। हालांकि किसी ने मुझसे पूछा कि साहब ये कितने पाकिस्तान में, तो मैंने कहा कि आप इसका नाम रख लीजिए कितने हिंदुस्तान। बात एक ही है, मुझे जो बात कहनी, कितने हिंदुस्तान कितने पाकिस्तान। तो उस रूप में मैं समझता हूँ कि ये तो विभाजन की एक बहुत गहरी पड़ताल की गई है कितने पाकिस्तान में, जो कि विभाजन के मूल कारण क्या हैं और उनमें कौन से कारण जुड़ते चले गए। वो दौर जबकि सभ्यताएं बन रही थी, चाहे वो मतलब वो यानी आपकी भारतीय सभ्यता हो या मतलब वहाँ इराक की सभ्यता हो, उस समय की पुरातन सभ्यता, उनके बीच में क्या चल रहा था, सुमेरी सभ्यता में क्या था, जिसके अवशेष अब ख़त्म हो गए इस युद्ध के बाद, इराक युद्ध के बाद। तो ये एक बड़ी भारी ट्रेजिडी मनुष्य के साथ चलती रही है कि उसको लगातार विभाजित किया गया। उसके बाद उसके पीछे कारण आ गए, कुछ उपनिवेशवादी कारण आए, आर्थिक शोषण के कारण आए, और उसके लिए राजनीति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया।
तो ये तो कितने पाकिस्तान को आप ले लें कि आखिर कितने विभाजन होंगे, कहाँ तक। आज पाकिस्तान में भी 5 विभाजन मांगे जा रहे हैं, हिंदुस्तान में भी विभाजन के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आखिर मनुष्य कहाँ जी पाएगा। लौटे हुए मुसाफिर ये मेरा काफ़ी पहले का उपन्यास है, और ये उपन्यास ये है कि वो लोग जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान जाना चाहते थे, जिनको भड़काया गया था, तो एक पूरी की पूरा मोहल्ला, एक बस्ती का मोहल्ला, वो रातों रात अपने बाल बच्चों को लेके वहाँ से चलता है। लेकिन फिर उनके रहनुमा उनको जंक्शन स्टेशन से लेके और पाकिस्तान की सरहद के पार पहुँचाने के लिए नहीं आए। अब आप उनकी त्रासदी देखिए कि वो बेचारे अपने पेशों से उखड़ गए, शर्म के बारे लौट नहीं पाए, है ना। पेशों से उखड़ गए। जो आदमी बहुत अच्छी ढोलके बनाता था, वो आदमी जूते गांठने लगा, यानी उनके अपने दस्तकारी ख़त्म हो गई। जो आदमी घड़ी साज था, वो बैठ के चुस्की बेचने लगा। क्या करे, कुछ तो करेगा। तीसरा जो मतलब सर्कस में खेल दिखाता था, वो कबाब की दुकान खोल के बैठ गया। तो इस तरह से विस्थापित हो गए लोग। लेकिन उसके बाद एक जनरेशन के बाद वो जो बच्चे गए थे इनके साथ, जब वो बड़े होते हैं तो वो फिर अपनी उसी बस्ती में जहाँ के ट्यूबवेल का एक डिवीज़न खुलता है, उसमें मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बच्चे मज़दूरों की तरह वापस आते हैं। यह है लौटे हुए मुसाफिर। तीसरा, समुद्र में खोया हुआ आदमी, ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो कि विभाजन के बाद दिल्ली में बस जाता है। अब विभाजन के बाद वो खुद कितना विभाजन अपने परिवार, अपने समाज में देख रहा है, मुश्किलों की वजह से, दिक्कतों की वजह से, सरकारी कायदे कानूनों की वजह से, है ना, कि आप इस बात को पूरा करें कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। उसकी माँ से पूछा जाता, लड़का चला गया है मर्चेंट नेवी में, वो खो गया, एक बार समुद्र में जाता है, वो खो जाता है। तो माँ से ये कहा जाता है कि आपको तब मतलब ये सब विभाजन का कंपनसेशन ये सब मिलेगा जबकि आप ये साबित करें कि आप अकेली रह गई। तो उसका पति उससे अलग होता है। यानी ये त्रासदी चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है। और ये हमारी यानी इस भारतीय स्मृति की एक बहुत बड़ी त्रासद स्थिति है। इतने सशक्त ढंग से साहित्य में ये प्रतिबिंबित हुआ, आपके साहित्य में और साहित्यकारों के साहित्य में। पर अगर हम फिल्मों में देखें जी, तो छिन्नमूल निमाई घोष की 1951 में बनी थी, जिसमें सीक्रेट ढंग से कैमरा का यूज़ हुआ था, वो एक अपवाद अवश्य है। लेकिन फिर 2 दशकों तक हम कोई भी एक महत्वपूर्ण फिल्म नहीं देख पाते, और गर्म हवा से एक नया दौर शुरू हाँ, होता है। सत्यु के गर्भ हवा से। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह थी कि भारत के सिनेकारों ने इससे परहेज किया? मैं ये समझता हूँ कि परहेज़ नहीं किया, लेकिन चूँकि भारत का सिनेमा ख़ास तौर से एंटरटेनमेंट सिनेमा है, तो वो इस तरह के बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट्स को उठाता नहीं। ज़रूरी सब्जेक्ट्स को, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं, उसे समाज की जेब से लेना देना, कि उसमें से अगर उसका हाथ चला जाए एक फिल्म के माध्यम से तो वो उसे चाहिए, लेकिन वो दिमाग तक नहीं पहुंचना चाहता। दिमाग को एक्सप्लॉइट करता है, वो दिल को एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन तो भारत का सिनेमा जब तक के रिस्पॉन्सिबल किस्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तब तक ये फिल्में नहीं बनी। मैं समझता हूँ कि सत्यु की बिल्कुल मैं यही समझता हूँ कि सत्यु की गर्म हवा से ये एक बहुत ज़बरदस्त फिल्मों के क्षेत्र में एक आंदोलन सा शुरू हुआ और इसने दिमागों को छुआ। एक बात आपको बताऊं ललित, बल्लाद जी मेरे लिए बड़े भाई की तरह से थे, क्योंकि वो भीष्म साहनी के बड़े भाई थे और भीष्म साहनी मेरे समकालीन थे, तो मुझे वो छोटा भाई मानते थे। जब गर्म हवा की शूटिंग आगरा में चल रही थी तो बल्लाद जी तो थे ही उसमें, उसके मुख्य अभिनेता। तो बल्लाद जी ने वहाँ से एक चिट्ठी लिखी थी 10-11 पन्ने की, और वो बड़ी तकलीफ़देह चिट्ठी थी। और वो ये था कि चूँकि बल्लाद जी से रिश्ता मेरा भीष्म साहनी की वजह से था, तो छोटा भाई मानते थे। बल्लाद जी ने उस चिट्ठी में सिर्फ यही लिखा था कि इस पार्टीशन की इस ट्रेजेडी को मैं दोबारा जो जी रहा हूँ, ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये
इतना बड़ा कमेंट था उनका कि जिसको कि बार बार जीना, अभिनेताओं के लिए जीना, जो कंसर्न अभिनेता हैं, जो कमिटेड अभिनेता हैं, जो कमिटेड फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल सी चीज़ है। अगर बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँ कि गर्म हवा एक सूत्र के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है भारतीय सिनेमा के लिए, तो आप क्या कहेंगे? भारतीय सिनेमा के लिए इसलिए कि इसने इस भारतीय उपमहाद्वीप की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने पेश किया, बहुत बड़ी सच्चाई को गर्म हवा ने पेश किया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पार्टीशन से किस तरह से वो जाती है, वो बूढ़ी नानी वो छुप जाती है जिस तरह से, आप सोचिए कि वो इमेज उतरती नहीं। आज इतने बरस हो गए हैं, वो पूरा का पूरा गर्म हवा का वो पूरा माहौल आज भी जैसे भीतर आंधी की तरह उमड़ता है। तमस एक तरह से बिल्कुल एक अलग पृष्ठभूमि का एक टेली सीरियल था, हालांकि वो बिल्कुल फिल्म की तरह उसका प्रभाव था। तो और तमस से काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो तमस के बारे में आपकी अपनी टिप्पणी क्या है? मैं समझता हूँ कि गोविंद निहलानी ने बहुत ज़बरदस्त सीरियल वो बनाया था तमस। सच्चाइयों को दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप झूठ बोलें, है ना। होता यह है कि एक उस समय तक एक अजीब किस्म का बैलेंसिंग चलता था। वो बैलेंसिंग ये है कि अगर एक मुसलमान ने गलती की तो एक हिंदू भी वैसी ही गलती करे, ये दिखाया जाता था। लेकिन तमस तो उपन्यास था, तमस सीरियल के लिए तो लिखा नहीं गया। तो तमस की सच्चाई को जिस तरह गोविंद निहलानी ने पेश किया, मैं समझता हूँ कि अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण, कम से कम टेलीविज़न सीरियल के रूप में, जो कि टेलीविज़न की भी संस्कृति चौपट हो रही थी, उसको बहुत हद तक उस सच्चाई और यथार्थ से गोविंद निहलानी ने उसको बचाया। सीरियल की अपनी कुछ ज़रूरतें अलग होती हैं फिल्म से, कि उसे एक हुक पर काटना पड़ता है। हुक चाहिए, हर सीन में एक हुक चाहिए, और जहाँ पर आपका आज का एपिसोड बंद होना, वहाँ तो बहुत बड़ा हुक चाहिए। तो उलझाए रखने के लिए ये एक बड़ी तकलीफदेह चीज़ थी। तो इसमें से, रचना में से उस तरह के हुक्स निकालना, ये बड़ी बात थी जो गोविंद निहलानी ने की। और इसका मैं सब पूरा श्रेय मैं भीष्म साहनी को और गोविंद निहलानी दोनों को देता हूँ, क्योंकि भीष्म साहनी ने उसमें यानी अभिनय भी किया था। जी। 90 के दशक में कुछ इस तरह की भारतीय फिल्में विभाजन पर बनी हैं, जैसे गदर, जैसे हे राम, जो कि एक दूसरे सच्चाई को, दूसरे पक्ष को प्रस्तुत करती हैं। हालांकि इस बात का भी द्योतक है कि खुलकर विभाजन पर फिल्में बनने लगी हैं, पर इस तरह की फिल्में आपको क्या लगता है, कितनी उनका औचित्य क्या है, या आपको लगता है कि? मैं समझता हूँ कि इस तरह की फिल्में ये एक, जैसे कहना चाहिए कि एक फिल्म, इस सच्चाई से भरी फिल्मों का ये नेगेटिव पक्ष है गदर जैसी फिल्में। कारण ये है कि वो सेंटिमेंट को तो एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अजीब किस्म का राष्ट्रीय शॉविनिज्म होता है, जो एक गर्व की स्थिति पैदा की जाती है ताकि लोग तालियां बजाएं हॉल में, कुछ इस तरह के डायलॉग्स, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, वो इतने गंदे और बेहूदे डायलॉग्स हैं जिसका हिसाब नहीं। और इस तरह की फिल्में कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए तो ठीक है, ठीक भी नहीं है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इस तरह की फिल्में जिस तरह का माहौल पैदा करती हैं, वो माहौल निरंतर बिगड़ता चला जाता है। और राजनीतिक रूप से तो वो माहौल ख़राब था ही, युद्धों के कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का माहौल बहुत ख़राब था। लेकिन अगर ये फिल्में उस गलत सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करती या उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि कॉमर्शियली ठीक है, सक्सेसफुल रही फिल्में, लेकिन मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। एक अभी पिछले वर्ष की फिल्म है जो अमृता प्रीतम के उपन्यास पर बनी है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाई है, पिंजर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि पिंजर बहुत अच्छी फिल्म बनी है उस हिसाब से, क्योंकि अमृता जी का ये उपन्यास काफ़ी पुराना, पार्टीशन के तत्काल बाद आया, डॉक्टर देव और पिंजर। और ये मतलब एक हेरोइन जो ट्रेजेडी, उसको लेके उन्होंने बनाई। और द्विवेदी ने, वैसे ठीक है, मैं नहीं समझता कि सत्यू के स्तर तक चीज़ें पहुंच पाई या गोविंद निहलानी के स्तर तक पहुंच पाई, लेकिन द्विवेदी ने उस उपन्यास के प्रति पूरी ईमानदारी बरतने की कोशिश की है। लेकिन अब ये तो अपनी अपनी जो सिने कला है, वो भी तो एक कला है। वो कला अगर किसी के पास थोड़ी सी अनुभव की कमी या अपने मतलब वो टेक्निक्स को जानना
अगर उसकी थोड़ी सी कमी है तो उसे भूल जाइए, लेकिन पिंजर भी बहुत अच्छा प्रयास मैं मानता हूँ।